हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर। ओम क्लब में विप्रो, रिया, फलक, आदित्य अपने साथ आरती को लेकर क्लब आए थे। आरती, जिसने डार्क रेड कलर की थाई से नीचे तक की एक हॉट पार्टी वियर ड्रेस पहन रखी थी, उसके लंबे बाल को कर्ली कर दिया गया था और उसे हल्का सा पार्टी मेकअप दिया गया था। इसके साथ उसने अपने पैरों में ब्लैक कलर के छोटे हील के सैंडल पहन रखे थे, जिसमें आरती बला की खूबसूरत लग रही थी। विप्लव उन चारों की तरफ देखते हुए बोले, जिसे जो करना है करो, पैसे मैं दूंगा और ये पार्टी मेरे ब्रो के वापस आने की खुशी में। विप्लव की बात पर आदित्य उसकी तरफ देखते हुए, मेरा मैच है इसलिए मैं नहीं पी सकती और मैं वैसे भी नहीं पीती, इसलिए रिया दीदी और फलक दीदी से कहो। आदित्य की बात पर विप्लव उसे आंखें दिखाते हुए, खबरदार, अगर तुमने किसी भी अल्कोहल को छुआ तो मैं तुम्हें कुछ भी करने की इजाज़त देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं जो तुम दारू पियोगे। रिया विप्लव के सिर पर मारती है, अबे गधे, वो भी वही कह रही है कि उसे नहीं पीना, तू क्यों एक्स्ट्रा दिमाग चला रहा है। विप्लव रिया के बात पर मुंह बनाते हुए अपने सिर को सहलाकर आरती की तरफ देखते हुए बोला, और तुम क्या पियोगे। आरती अपने ड्रेस के नीचे खींचते हुए, मैं तो इन कपड़ों में मरी जा रही हूँ और ऊपर से इन लोगों को मुझे घूरना, मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जाएगा। जिसे सुनकर फलक उसे देखते हुए, वरना आप सबकी नज़रों को इग्नोर कर और इन्जॉय कर, वरना किसी दिन स्ट्रेस में हार्ट अटैक आ जाएगा और तो बिना इन्जॉय करे ऊपर चली जाएगी। आरती कंफ्यूजन में फलक की तरफ देखते हुए, इतना घूम फिर तो हो रही हूँ और क्या एंजॉय करना। फलक धीरे से आरती के कान में आकर बोले, तुझे अपने पति के साथ इंटीमेट नहीं होना है क्या। फलक की बात सुनकर आरती के गाल लाल हो जाते हैं और वो शर्माने लगती है, जिसे देखकर फलक मुंह बनाते हुए कहती है, इतनी शर्म सिर्फ इस बारे में सुनकर, तो जब राघव भैया तुम्हारी साड़ी उतारेंगे तब क्या करोगे। आरती फलक की बात सुनकर मुंह बनाते हैं, ये तो सिर्फ सपने में ही हो सकता है। जिसे सुनकर फलक उसके हाथ को पकड़ उसे बार काउंटर की तरफ ले जाते हुए बोली, चल मैं तुझे कुछ अच्छा ठंडा पिलाती हूँ। विप्लव उन दोनों के जाने के बाद रिया की तरफ देखते हुए बोले, चलो। रिया अपना सिर हिलाती है और वो लोग अदिति के साथ बार काउंटर के पास आ जाते हैं। विप्लव वटका का शॉट लेते हुए रिया की तरफ देखकर बोले, ऐसे आजकल मेरे ब्रोज नज़र नहीं आ रहे हैं। रिया विप्लव के बात पर ड्रिंक करते हुए बोले, हाँ वो सेमिनार के लिए नोएडा गया हुआ है। जिसे सुनकर विप्लव थोड़ा हैरान होकर बोला, तुझे लेकर नहीं गए। अरे मेरा कॉलेज बंद हो जाता ना, इसलिए मैं नहीं गई, रिया ने जवाब दिया। जिसे सुनकर फलक उसकी तरफ देखते हुए बोली, वैसे तुम लोग शादी कब कर रहे हैं। रिया फलक के बाद सुन उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारा वाला भी तो 20 साल का हो गया, तुम भी कर लो। 29 साल का हो गया, तुम भी कर लो शादी। मेरे वाले ने कहा कि मेरे मास्टर ग्रेजुएशन के बाद शादी होगी। जिस पर फलक अपना सिर हिलाते, हाँ मैं इस बार करूँगी शादी। आरती चुपचाप बैठी उनकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे सेब बनना है, मैं पढ़ाई कर चुकी हूँ और एग्ज़ाम भी दे दिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जिसे सुनकर विप्लव उसकी तरफ देखते हुए बोला, अरे कोई बात नहीं, तुम्हें बहुत कुछ अच्छा सोर्स मिलेगा। आरती विप्लव के बाद अपना सिर हिला देती है तो विप्लव उसकी तरफ वोडका बैठाकर कहता है, इसे पी लो। आरती वोडका के शॉट को देखते हुए, ये क्या है। फलक, रिया और विप्लव एक दूसरे को देखने के बाद फलक आरती से बोली, पानी है, बट मीठा पानी है, थोड़ा सा अजीब लगता है। जिससे सुनकर आरती उसके हाथ से वोडका लेते हुए बोली, वैसे मुझे प्यास तो लगी है, लेकिन हम घर कब जाने वाले हैं, बहुत रात हो गई है। रिया आरती के बात पर एक और वोडका का गिलास उसके पास रखते हुए बोली, इतने छोटे से तेरा प्यास थोड़ी ना मिटेगा, अच्छे से पी। आरती रिया के बात पर अपना सिर हिलाते हुए वोडका पी लेती है और अजीब सा मुँह बनाते हुए कहती है, यक कितना गंदा है। विप्लव दूसरा वोडका उसके होठों से लगा कर बोले, इसे भी पी जाओ। आरती मजबूरी में उसे भी पी जाती। उसे अब तारे नज़र आ रहे थे। तभी एक हैंडसम सा लड़का आरती के सामने आकर बोला, हेलो ब्यूटीफुल, हु डू यू लाइक टू डांस विथ मी। आरती उस लड़के को अजीब नज़रों से देखते हुए चुप ही रहती है। जिस पर वो लड़का फिर से कहता है, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे। कौन अस्तय, हाँ मैं तोर संग काबा नाचो। आरती ने अब थोड़ा नशीली आवाज़ में गुस्से में कहा। वो लड़का अपने हाथ पीछे लेते हुए बोला, सॉरी। आरती उस लड़के को बुरी तरीके से घूरते हुए, तोर सॉरी क्या, चार डलो में, हाँ जाए मेरे लिए नीतो मार दो हूँ, भाग चला। आरती का लैंग्वेज के सुनते हुए विप्लव धीरे से रिया के कान में, अबे इसके अंदर किसी की आत्मा घुस गई। आदित्य आरती की तरफ देखते हुए विप्लव से, वापी मैं घर में सबको बताऊंगी तुमने आरती को वोडका पिलाया। विप्लव आदित्य की बात पर बोला, बनी हम सब चल रहे हैं, तुम गुस्सा करना बंद करो, घर में किसी को मत बताना। इतना कहकर विप्लव आरती की तरफ देखते हुए, आरती अब तय कौन आशा। आरती ने विप्लव खा जाने वाली नज़र के साथ कहा। जिसे देखकर विप्लव फलक की तरफ देखते हुए, तुम ही देखो यार, मैं तो चला यहाँ से। फलक विप्लव को घूरते हुए आरती के हाथ को पकड़ कर बोले, आरती चलो घर चलते हैं। आरती फलक के बात पर रोते बोले, मोर जिंदगी में भरी दुख है, मोर पति मोला गोठियाए नहीं। फलक आरती के बात को ना समझने के कारण चुपचाप अपना सिर हिलाते उसे क्लब से बाहर लेकर आते हैं तो बाहर ही उन्हें राघव मिल जाता है, जो कि रात हो जाने के कारण आरती को लेने आया था। विप्लव राघव को देखकर जल्दी से उसके पास आकर बोला, भाई थैंक गॉड आप आ गए। देखो इसने वोडका पी लिया है, अब इसके अंदर पता नहीं किसकी आत्मा घुस गई है।
राघव विप्लव की बात पर आरती की तरफ देखता है तो उसकी नज़र उस पर रुक जाती है। वही आरती राघव को देखकर बिल्कुल चुपचाप खड़ी हो जाती, लेकिन उसके गाल लाल हो गए थे। राघव आरती के पास आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, चलो नहीं जाओ तोर संग। आरती ने राघव से अपना हाथ छुड़ाया, जिसे सुनकर राघव आरती को अपने गोद में उठा उन लोगों की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोग जाओ, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। इतना कहकर राघव आरती को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी की तरफ ले जाता है। इसमें आरती राघव के बाल को नोच रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह रहा। वो लोग उसे जाता हुआ देखने के बाद अपनी गर्दन हिलाकर वहाँ के लिए निकल जाते हैं। इधर पुणे मुंबई मैरीगोल्ड बैंकर्स में सुधांशु के ध्रुवी से यह पूछने पर कि उसके फ़ोन का पासवर्ड क्या है। ध्रुवी, जो कि वॉशरूम के दरवाजे के पास जा चुकी थी, मुड़कर सुधांशु की तरफ देखते हुए, जिस तारीख को हम पहली बार मिले थे और जिस महीने में मिले थे। इतना कहकर ध्रुवी वॉशरूम के अंदर चली जाती है। सुधांशु उसे जाता हुआ देखने के बाद उसके फ़ोन की तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए रुक जाता है और अपना हाथ पीछे लेकर कहता है, क्या मैं शक कर रहा हूँ, लेकिन क्यों? आई एम कॉन्फिडेंट इन माई चॉइस। इतना सोचते हुए सुधांशु जाकर चुपचाप बिस्तर पर बैठ जाता। कुछ देर बाद ध्रुवी जैकेट सेट, लहंगा के ट्यूब टॉप और लहंगे को पहनकर वॉशरूम से बाहर आती है, क्योंकि जैकेट उसने बाहर ही छोड़ दिया था। सुधांशु दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर सिर उठाकर ध्रुवी की तरफ देखता है तो उसकी नज़र उस पर ठहर सी जाती है और उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। ध्रुवी बैग से मैचिंग ज्वेलरी निकालने के बाद सुधांशु को इयररिंग दिखाते हुए, सीधे कौन सा अच्छा लगेगा इन कपड़ों में? सुधांशु, जो कि एकटक ध्रुवी को देखे जा रहा था, उसके सवाल पर वापस अपने शीर्ष में आते हुए उसके डायमंड टॉप्स की तरफ इशारा करते हुए, ये बेहतर है। जिसे सुनकर ध्रुवी उसे अपने कानों में पहनते हुए, वैसे मैं अपने बाल को स्ट्रेट कर लूँगा, क्या ऐसे ही सही है? सुधांशु ध्रुवी के बात पर बोला, मुझे तुम्हारे कर्ली बाल अच्छे लगते हैं। ध्रुवी सुधांशु का फ्लैंक किस देते हुए बोली, मेरा शीत सब कुछ जानता है। सुधांशु ध्रुवी के ऐसा काटने पर हल्का सा ब्लश करने लगता है और चुपचाप अपने फ़ोन को स्क्रॉल करते हुए ध्रुवी को इग्नोर करने लगता है। ध्रुवी धीरे धीरे रेडी होने के बाद जैकेट पहन लेती है और अपने बालों को खुला छोड़ कुछ बालों को कल कर जूती पहनने के बाद अपना पर्स उठा लेती है और फ़ोन उसमें डालने के बाद सुधांशु के आगे खड़ी हो जाती होकर कहते हैं, चले। सुधांशु सिर उठाकर ध्रुवी की तरफ देखता है तो उसे हल्की सी हंसी आती है और उसे हंसता हुआ देखकर ध्रुवी अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहती है कि हंस क्यों रहे हो? सुधांशु हल्का सा अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए, हाँ प्लीज़ हमारी शादी के दिन मेकअप मत करना। जिससे सुनकर ध्रुवी मुँह बनाती, क्यों, क्या मैं रेडी होकर अच्छी नहीं लग? सुधांशु के बाद बिस्तर से उठकर सुधांशु के आगे खड़ा हो उसके चेहरे को पकड़ उसके गाल पर जोर से पप्पी करता है तो ध्रुवी हैरान हो जाती है। सुधांशु उसके दूसरे गाल पर भी पप्पी करने के बाद उसके माथे पर चूम लेता और उसके होठों पर हल्का से पैक देकर कहता है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही है, इसलिए कह रहा हूँ कि नॉर्मल रहा करो, वरना मेरी नीयत खराब हो जाएगी। ध्रुवी सुधांशु की हरकत और उसकी बातों को सुन हैरान होते हुए, तुम बहुत बदमाश हो, चलो बारात आती होगी। सुधांशु अपना सिर हिलाता और ध्रुवी के हाथों में अपना हाथ डालकर दोनों कमरे से बाहर आते। सुधांशु और ध्रुवी मंडप की तरफ चले जाते हैं। ध्रुवी कैटरी की तरफ इशारा करते हुए सुधांशु से बोले, मिहिर के पापा बहुत अमीर हैं, चलो देखते हैं क्या क्या रखा है खाने में। सुधांशु ध्रुवी के बाद उसे देखते हुए, क्या तुम जज कर रही हो? ध्रुवी अपना सिर नहीं में हिलाकर बोले, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली क्या हुआ था, जब हम लोग यूनिवर्सिटी में थे, उसके पापा को यूनिवर्सिटी फंक्शन में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, तो जिन लोगों ने खाना बनाया था उसके पापा ने बहुत बुराई की थी, इसलिए मुझे भी मौका मिल रहा है, मैं नहीं छोड़ूंगी। ध्रुवी के बाद पर सुधांशु से हैरानी से देखते हुए, यूनिवर्सिटी का बदला उसकी शादी में उतारोगी? ध्रुवी अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, बेइज्जती नहीं करूंगी, बट मिहिर थोड़ा शो ऑफ करता है, तो जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं उसकी बुराई करूंगी। सुधांशु ध्रुवी के बात सुनकर निराशा से अपनी गर्दन हिलाते उसके साथ कैटरिंग की तरफ चला आता है और ध्रुवी सबसे पहले जाकर वहां पर बने डिशर्ट को खाने लगती है। सुधांशु उसकी स्पीड को देखते हुए मुस्कुरा देता और अपने लिए चाउमीन उठा लेता है, जिस पर ध्रुवी उसके पास आकर कहते, मीठा बहुत हो गया है, कुछ तीखा भी खिला दो। सुधांशु चाउमीन उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, खा लो। ध्रुवी थोड़ा सा खाकर बोली, बस बस काफ़ी है। इतना कहते हुए नॉनवेज सेक्शन में आ जाते हैं, जो कि नॉनवेज खाने वाले के लिए बना था। तो ध्रुवी सुधांशु के हाथ को पकड़ कर कहते, हमारी कैटेगरी का नहीं है, हम दूसरी तरफ चलते हैं। सुधांशु ध्रुवी के बाद पर अपना सिर हिलाते हुए दूसरी तरफ आ जाता है, तो ध्रुवी पुलाव के साथ रोटी पनीर की सब्जी खाने के बाद प्लेट को वहां पर रखे डस्टबिन में रखने के बाद पेट पर हाथ रखते हुए सुधांशु से बोले, मेरा पेट फुल हो गया। सुधांशु दूसरी तरफ इशारा करते हुए, अभी उधर हम गए ही नहीं हैं। सुधांशु के बाद को सुन ध्रुवी अपनी आंखें छोटी कर, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? सुधांशु अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए अपना सिर नहीं में हिलाकर, नहीं, जैसा कि तुम कह रही थी, बस मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। जिसे सुन ध्रुवी अपना सिर हिलाकर बोली, तो ठीक है, तुम टेस्ट करोगे?
जिस पर सुधांशु 2 कदम पीछे होकर अपना सिर नहीं में हिलाकर, नो नो, मेरा पेट फुल हो चुका है, मैं बस आइसक्रीम खाऊंगा, फिर आराम से बैठकर शादी देखूंगा। ध्रुवी सुधांशु को आंखें दिखाते हुए, मेरा मजाक मत उड़ाना, मैं बहुत कम खाती हूँ। सुधांशु आइसक्रीम उठाकर ध्रुवी के हाथ में रखने के बाद बोला, चलो साथ में बैठकर खाते हैं, और मुझे पता है कि तुम कम खाती हो। ध्रुवी अपना सिर हिलाती है और दोनों वहाँ पर बने पूल साइड की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे गेस्ट वहाँ पर थे और उसे एरिया को काफ़ी खूबसूरत से डेकोरेट किया गया। ध्रुवी आइसक्रीम वहाँ पर रख टेबल पर रखते हुए सुधांशु से बोले, सिद्ध, हमने साथ में एक भी फ़ोटो नहीं ली, चलो ना साथ में फ़ोटो लेते हैं। सुधांशु ध्रुवी के बात पर अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर, मुझे फ़ोटो क्लिक करवाना नहीं पसंद, जिसे सुनकर ध्रुवी मासूम से चेहरा बना, सिद्ध, तुम मेरे साथ भी फ़ोटो क्लिक नहीं करवाओगे? सुधांशु अपना फ़ोन निकाल ध्रुवी से बोला, चलो मैं तुम्हारी खींचता हूँ, उसके बाद साथ में लेंगे। ध्रुवी सुधांशु के बात पर अपना सिर हिला देती है और सुधांशु उसके फ़ोटो क्लिक करते हुए पीछे जा। ध्रुवी पोजेस देते हुए मुस्कुरा रही थी और सुधांशु पीछे जाते हुए एक लड़की से टकरा जाता है और पीछे पूल होने के कारण वो लड़की पूल में गिर जाती है। सुधांशु उस लड़की को गिरता हुआ देख हैरान हो जाता है और ध्रुवी भी जल्दी से वहां आ जाता है। सुधांशु फोन ध्रुवी की तरफ फेंक कर उस लड़की को पानी से निकालने के लिए पानी में कूद जाता है। वो लड़की जो कि पानी में डूब रही थी, सुधांशु उसे जैसे तैसे करके पानी से बाहर निकालता है। ध्रुवी उस लड़की की तरफ देखती है जिसके लंग्स में पानी भर चुका था। सुधांशु उसे उल्टा करके उसके पीठ को प्रेस करने लगता है, जिससे उस लड़की का मुंह से पानी बाहर आता है। सुधांशु उसको सीधा कर उसके पेट पर प्रेस करता है। तब तक बहुत सारे लोग वहां पर आ चुके थे। ध्रुवी उन सबको साइड करते हुए बोली, हवा आने दीजिए। उस लड़की को धीरे धीरे होश आने लगता है। उसके होश में आने के बाद सुधांशु उसको देखते हुए बोला, आप ठीक हो? आई एम सो सॉरी। वो इतना ही कह पाया था कि वो लड़की एक तमाचा सुधांशु के गाल पर जड़ देती और गुस्से में चिल्ला कर कहती, अंधे हो, दिखाई नहीं देता, अभी मैं डूब के मर जाती तो? ध्रुवी उस लड़की को बात पर गुस्से से बोली, हूँ दे हे लारियो, अंधी तुम हो जो तुम देख रही हो कि वहाँ पर कोई फोटो क्लिक कर रहा है, उसके पीछे से जा रही हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे थप्पड़ मारने की? मुंह तोड़ दूंगे तुम्हारा। ये कहते हुए ध्रुवी उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है तो सुधांशु उसे पकड़ लेता है और खड़ा होकर अपना जैकेट निकाल उस लड़की के देते हुए कहता है, इसे पहन लीजिए। वो लड़की सुधांशु के जैकेट को फेंकते हुए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो एक और थप्पड़ पड़ना चाहिए, बेशर्म। ध्रुवी सुधांशु से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोले, तुम छोड़ो मुझे, मैं इसके बाल नोच लूँगी, हम इसकी हेल्प कर रहे हैं और ये ऊपर से हमें एटीट्यूड दिखा रहे। तभी एक लड़की आते हुए बोली, मृदुला। वो लड़की जो कि कोई और नहीं मृदुला थे। उस लड़की की तरफ देखते हुए, मिहिका से कहो मैं जा रही हूँ। उस नाम को सुनकर ध्रुवी धीरे धीरे से सुधांशु से बोले, अरे ये तो मिहिर की होने वाली वाइफ का नाम है, मतलब ये लड़की वालों की तरफ से। सुधांशु ध्रुवी के बात पर, मतलब शादी कैंसिल? ध्रुवी सुधांशु का आंखें दिखाते बोले, तुम चुप रहो, वो मुझे जान से मार देगा। जिसे सुनकर सुधांशु अपना सिर हिला देता है। वहीं मृदुला के फ्रेंड उसके पास आकर कहते, यार मिहिका बुला रही है तुझे, और ये तूने क्या हालत बना रखी है? मृदुला उसकी बात पर सुधांशु की तरफ इशारा कर, ये 2 कौड़ी का लड़का। मृदुला इतना ही कह पाई थी कि ध्रुवी उसके गाल पर सच में एक थप्पड़ जड़ देती है और उसे घूरते हुए कहती है, जिसे 2 कौड़ी का लड़का कह रही हो ना, वो भी इसी शादी के फंक्शन में आया और तुम भी उसी में आई हो, इसलिए ज़्यादा मत चलाओ, वरना दूसरा थप्पड़ भी दूसरे गाल पर पड़ेगा, फिर लाल बंदरिया बनकर घूमती रहना पूरी पार्टी में। सुधांशु, जिसके व्हाइट शर्ट पूरी तरीके से उसके कपड़े से चिपके हुए थे, ध्रुवी को अपनी गोद में उठाते हुए अपना फ़ोन और ध्रुवी का बैग पकड़ मृदुला से बोला, आप जाकर कपड़े चेंज कर लीजिए और हम यहाँ से चलते हैं। मृदुला नफरत भरी नज़रों से उन दोनों को घूरते हुए बोले, तुम दोनों को तो छोड़ूंगी नहीं मैं। ध्रुवी सुधांशु को से उतारने की कोशिश कर, मुझे उतारो तुम, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। किसको एटीट्यूड दिखा रही है? सुधांशु कसकर ध्रुवी को पकड़ते बोले, अरे मेरी जंगली बिल्ली, मार डालोगे क्या उसे? चलो। इतना कहते हुए सुधांशु ध्रुवी को रूम की तरफ ले जाता है, क्योंकि उसे कपड़े चेंज करने थे। मृदुला गुस्से भरी नज़र से उसे जाता हुआ घूरती रह जाती है, तो उसकी फ्रेंड जैकेट उठाकर मृदुला का देते हुए कहते हैं, मृदुला तुम्हारी ड्रेस रिवील हो रही है। जिसे सुनकर वो जैकेट पहनने के बाद अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके, कौन है वो लोग पता लगा और किसकी तरफ से है? वो लड़की जाती हुई ध्रुवी को देखकर मृदुला से बोली, मुझे इसका नाम तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि मिहिर की तरफ से है, क्योंकि मैंने उसकी ग्रुप फोटो में इसकी तस्वीर देखी थी, कॉलेज फ्रेंड्स है। मृदुला उसकी बात को अपना सिर हिलाते बोले, अगर मैंने घुटनों के बल बैठाकर इसे माफ़ी न मंगवाया तो मेरा नाम है मृदुला चक्रवर्ती ने। जिस पर वो लड़के मृदुला के फ़ोन को पकड़ते हुए, अरे यार इतने महीने बाद वापस इंडिया आई हो, गुस्सा क्यों कर रही है? चल शादी एंजॉय कर। मृदुला इसके बाद का बिना कोई जवाब दिए आगे की तरफ चली जाते हैं। वहीं सुधांशु ध्रुवी को कमरे में लाकर दरवाज़ा बंद कर उसे बिस्तर के सामने उतारते हुए बोला, कितनी गुस्सैल हो तुम, इतना गुस्सा लाती हो कहाँ से? ध्रुवी अपने कपड़े को ठीक करते हुए सुधांशु को घूर कर बोली, मुझे उसकी गाल पर 5-6 थप्पड़ मारने थे, तुम हो जिसने बचा लिया।
सुधांशु अपने गर्दन हिलाते हुए बोला, फाइन, मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। ध्रुवी कुछ पर सोचने के बाद अपना सिर हिलाकर बोली, मैं मिहिर को मैसेज कर देती हूँ कि हम जा रहे हैं, मैं दोबारा नहीं आऊँगी ऐसी किसी भी फंक्शन में। सुधांशु अपने कपड़े की तरफ इशारा करते हुए, मैं तो पूरा गीला हो गया हूँ। ध्रुवी सुधांशु के बात पर बोली, बाथरूम में बाथरोब है, तुम जाकर उसे पहन लो और मैं इसे सुखा देती हूँ। सुधांशु अपना सिर हिला देता है और बाथरूम की तरफ चला जाता है और कुछ देर बाद बाथरूम पहनकर बाहर आता है तो ध्रुवी हेयर ड्रायर से उसके बाल को सुखाने लगती है। सुधांशु वहीं पर बैठकर ध्रुवी को देखने लगता है। ध्रुवी पंखा चालू करते हुए बोली, जितना जल्दी सूखेगा हम जल्दी भागेंगे। सुधांशु ध्रुवी के बात पर बोला, भागेंगे क्यों? मेरा मतलब था हम उतनी जल्दी घर जाएंगे, मुझे नींद लग रही है। ध्रुवी नौबाशी लेते, जिसे सुनकर सुधांशु अपना सिर हिला देता और ध्रुवी के हाथ से हेयर ड्रायर ले लेता है तो ध्रुवी उसकी तरफ देखने लगती है, जिस पर सुधांशु कहता है, तुम जाकर सो जाओ, मैं कपड़े सुखा दूंगा। जिसे सुनकर ध्रुवी सुधांशु को देखते हुए बोली, मेरी नींद बहुत गहरी होती है, अगर मैं सो गई ना तो उठ नहीं पाओगे, मैं गोद में उठाकर ले जाऊंगा तुझे, चलो जाकर सो जाओ। सुधांशु ने अपने कपड़े सुखाते हुए कहा, जिस पर ध्रुवी सुधांशु के चिक्स पर किस करके बोले, तुम कितने क्यूट हो। सुधांशु अपने लिप्स की तरफ इशारा करते हुए, अगर तुम यहाँ पर किस करोगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। ध्रुवी मुस्कुराते उसके फोटो पर चूम लेती है और होठों पर चूम लेती है और जाकर सो जाती है और सुधांशु कपड़े सुखाने लगता है और कुछ देर बाद ध्रुवी को अपनी गोद में उठाकर बैंकेट हॉल से निकल जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।